राहुल गांधी की पर्सनालिटी का वो पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा भाता है? जिद्दी जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आई रियली रिग्रेट आई मेट राहुल जी सो लेट। रिग्रेट इसलिए कहता हूँ कि जब मैं उनके नजदीक आया तो मुझे उनकी एक बात और पता लगी, वो ये है कि इंसान के रूप में वो फरिश्ता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक किस्म से बुद्ध वाली भूमिका में है, आज के युग के बुद्ध। मोदी जी 2019 के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पीच में बोला था कि अब जो है भारत में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। सर, जब से आप कांग्रेस से जुड़े हैं तब से ओबीसी डिस्कोर्स को आप लगातार कांग्रेस में उठा रहे हैं, और राहुल गांधी भी आपके जो विजडम है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके वो एक तरीके से SC ST OBC की आवाज़ लगातार बनते जा रहे हैं। कुछ लोग बहुजन नायक भी उनको कहना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी के अपने अंदर से ये बात है। जब उनके अंदर से ये बात निकल करके आ रही है तो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, सोशल जस्टिस के। जैसे आप सबको जानकारी है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने पैदल की, और वो ग्रामीण क्षेत्रों से पैदल गुजरे, गांवों के बीच में से गुजरे। तो आम भारतीय, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ा, वो उन्होंने उनसे डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन हुआ उनसे, और उनको ये बात समझ में आई कि जो 90% भारत है, जो अति पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, वो तो इंडिया के पावर स्ट्रक्चर में एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है। टोटली एब्सेंट है। तो जैसे पावर स्ट्रक्चर क्या है, ये तो है नहीं कि भाई थानेदार पावर स्ट्रक्चर है या चौराहे पे खड़ा पुलिस वाला पावर स्ट्रक्चर में आता है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में आते हैं, वो मेन डिसीजंस लेते हैं। तो जैसे आपका जो कैपिटल वर्ल्ड है हमारा, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट है, तो वो टोटली मनो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। उसमें आप बताइए, टॉप के जो 1000 कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं या उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी की तरह, उनमें एक भी अति पिछड़ा दलित या वो नहीं है। टोटल 100% एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो अपर कास्ट का, सवर्ण वर्गों का है। फिर आपका जो सेक्रेटरी, जिसका जिक्र करते हैं राहुल जी अक्सर अपना, कि जो 90 मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों को वहाँ का जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, वो चलाता है। बिल्कुल। उसमें सिर्फ 3 है, वो 3 भी ऐसे मंत्रालयों के जिनका इम्पैक्ट नहीं है, फाइनेंस के नहीं है, होम के नहीं है, जो इम्पैक्टफुल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके नहीं है। तो पावर स्ट्रक्चर में 90% लोग जो हैं वंचित समाज के, या आप दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी बोल सकते हैं, एब्सेंट है। और कोई भी देश अगर अपने 90% आबादी को पावर स्ट्रक्चर से दूर रखेगा, मुख्य धारा से दूर रखेगा, वो कभी भी महान देश नहीं बन सकता। उठा लीजिए, आज तक जितने महान देश हैं, वो 100% उनकी जो आबादी होती है डेमोक्रेसी में, वो रिफ्लेक्ट करती है। भारत क्यों बार बार कोई भी बाहर से आता है, पीटता चला जाता है? बिल्कुल। बाबर 5-10 हजार आदमी लेकर के पीटता चला गया पूरे भारत को, क्योंकि यहाँ जो है पावर स्ट्रक्चर से आपने 95% लोगों को, यानी जो 10% सवर्ण भी आते हैं, उसमें 5% महिलाओं को पावर स्ट्रक्चर से बाहर कर रखा है। जी हाँ, जी तो टोटली जब 5% ही कंट्रोल करेंगे देश को, तो वो देश कभी भी महान नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। तो वो राहुल जी ने जब महसूस किया, तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, सबको मुख्य धारा में लाना है, भागीदारी सबको देनी चाहिए, और भागीदारी न्याय की जो बात राहुल जी इस समय कर रहे हैं, उसी से देश महान बनेगा। जी। तो वो ऐसा नहीं है कि उनका कोई खास लगाव हो गया, वो तो खुद भी कोई OBC या अति पिछड़ा के नहीं है, या दलित नहीं है। बिल्कुल। उनको ये लगा कि अन्याय हो रहा है। जी। और मैं थोड़ा सा उनको, कई बार मेरे को महसूस होता है, जैसे मैंने महात्मा बुद्ध जी की जो एक कहानी पढ़ी थी कि वो महल में रहते थे, तो सब ठीक लगता था उनको, लेकिन जैसे वो बाहर गए महल के, भारत जोड़ो यात्रा, तो उनको लगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही है। तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो दुनिया में दुख, और फिर वो जंगल में चले गए, राजकुमार के बजाय वो मतलब बुद्ध बन गए। तो मैं तो राहुल जी को भी उसी तरह से देखता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक किस्म से बुद्ध वाली भूमिका में है, आज के युग के बुद्ध। इन वन ऑफ द इंटरव्यू इज सेड कि आई रिग्रेट मीटिंग राहुल गांधी सो लेट इन माई लाइफ। मतलब आपको लगता है कि काफी आप देर से राहुल गांधी से मिले, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं इसलिए कहता हूँ, आपने ठीक कहा, आई रियली रिग्रेट आई मेट राहुल जी सो लेट, कि मैं भी देखिए हूँ तो आम इंसान, में राहुल जी को नहीं पहचान पाया। मैं राहुल जी को थोड़ा मेरा आकर्षण तब बढ़ा जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए, और फिर तो जो मैं पिछले 40-50 साल से
क्योंकि मैंने बीपी मंडल जी के साथ तब काम किया जब वो मंडल कमीशन के चेयरमैन नहीं बने थे, बहुत बाद में बने चेयरमैन। आप शरद यादव मंडल मसीहा के साथ भी आपने काम हाँ, उनके साथ भी काम किया। तो मैं मतलब इस वजह से उनसे जुड़ा, अच्छे लगने लगे। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना, आई रिग्रेट इसलिए कहता हूँ कि जब मैं उनके नज़दीक आया तो मुझे उनकी एक बात और पता लगी। जो आप नज़दीक जब उनके साथ जाते हैं तो तभी पता लग सकती है। वो ये है कि ये इंसान के रूप में वो फरिश्ता है। अब डोंट टेक इट कि मैं कांग्रेस में हूँ या मैं आई रियली मीन, मैंने बहुत नेताओं के साथ काम किया है, सब चीजें, सब बहुत अच्छे महान लोग रहे हैं, लेकिन ही इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। और एक अंग्रेजी में कहावत है, नोबडी इज ए हीरो टू हिज वैलेट। बिल्कुल बिल्कुल एक है ना कि नजदीकी कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, जो उसका नजदीकी आदमी होता है ना, वो उसको पहचानता है, नहीं यार ये कुछ भी नहीं है, वैसे पब्लिक वो है। लेकिन जब नजदीकी होने के बाद आपको ये लगे कि ये व्यक्ति तो जो मैं सोचता उससे भी उनमें इंसानियत कूट कूट के भरी है। राइट, वो ईगो नहीं है, वो ये नहीं है कि जो एक जिसको कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कांग्रेस एक्टिविस्ट या कांग्रेस नेताओं के साथ जब पॉडकास्ट किया है तो उन्होंने भी कमोबेश वही बात बोली है राहुल गांधी के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि वो बहुत संवेदनशील इंसान है, बहुत डेमोक्रेटिक है। दैट सरप्राइज्ड मी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आई रिग्रेट मीटिंग हिम सो लेट इन लाइफ। कास्ट सेंसस का मुद्दा आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं और जब से आप राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं तब से तो ये पूरे डिस्कोर्स का पार्ट हुआ और एक तरीके से आज मोदी सरकार कास्ट सेंसस करवाने भी जा रहे हैं। तो आप किसको क्रेडिट देंगे ये कास्ट सेंसस का जो एक आइडिया जो आज रेलेवेंट हुआ है उसके पीछे? इस समय इस देश में दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो जो जन्म के आधार पे सबको बराबर मानते हैं कि जन्म के आधार पे कोई ऊंचा नीचा नहीं है जी, ठीक है, उसमें आप कांग्रेस को कह सकते हैं और भी जो आप कह सकते हैं अलाइज जो है इंडिया गठबंधन के, उसमें काफ़ी सारी पार्टीज हैं जो इंसान की इक्वलिटी में बिलीव करती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है, वो जन्म के आधार पर इक्वलिटी के में बिलीव नहीं करती। कुछ कुछ मनुवादी जिसको कहते हैं उनकी मानसिकता रहती है जी। मोदी जी 2019 के चुनाव जीतने के बाद मुझे याद है कि एक उन्होंने स्पीच में बोला था कि अब जो है भारत में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है, अब मात्र 4 जातियां हैं उनके हिसाब से। उन्होंने कोट किया था, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। तो क्या आप मानते हैं कि आज इस देश में वर्ण व्यवस्था एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब सिर्फ किताबों की बात है और ऐसे भी वो करिकुलम बदल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको ये जो बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको 2024 में पार्लियामेंट में चल रहा था, 29 जुलाई में आपका एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, और दोपहर का टाइम था, लगभग 2, 2:30, 3 बजे का। तो इसी जाति जनगणना के मुद्दे पे बहस हो रही थी, जिसमें मोदी जी ये कह रहे थे कि जाति नहीं होती, जो जाति की बात करता है वो पापी है। पापी है। वो जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ, पापी है, अर्बन नक्सल है, बटेंगे तो अनुराग कटेंगे। ठाकुर टाइप का आदमी जो है वो जो मतलब ही इज नोन फॉर हिज नॉनसेंसिकल रिमार्क्स। राइट, तो वो कह रहा था, राहुल जी से पूछा था आपको क्या जाति है, आपकी क्या जाति है? हाँ, वगैरह वगैरह। तो तब उस समय अब राहुल जी तो जो बोलते हैं वो 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, चाहे कोरोना हो, जीएसटी हो, किसानों का मुद्दा हो, वो बाद में सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, 29 जुलाई 2024 को ओके, राहुल जी ने तब अपना जब उनका नंबर आया बोलने का तो उन्होंने कहा, मोदी जी आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जातीय जनगणना इसी लोकसभा के कार्यकाल में, इसी लोकसभा के कार्यकाल में, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन इसी लोकसभा के कार्यकाल में आपके द्वारा मैं करवा करके मानूंगा, आप देख लेना चीज को। और वो हुआ एग्जैक्टली 9 महीने बाद 30 अप्रैल को मोदी जी ने उसकी घोषणा कर दी। ठीक है, तो मोदी जी क्यों कहते हैं मैंने इतने ओबीसी मंत्री बना दिए, मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, मैंने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्यों छाती ठोक के कहते हैं मैं ओबीसी हूँ? राइट, खुद तो कहते हैं वो। खुद को कहते हैं ना कि मैं ओबीसी हूँ। और फिर जब वाइस चांसलर बनाने की बात आती है, वो ले लेंगे ओबीसी का वोट, कितने ओबीसी वाइस चांसलर बनाए, कितने दलित, तब जातिवाद हो जाती है, तब तो जाति नजर आनी शुरू हो जाती है। Do you think that in 2029 Rahul Gandhi will become the prime minister? 2029 is a long time. वो कहते हैं इन पॉलिटिक्स से वीक इज ए लॉन्ग टाइम। हो सकता है अगले महीने बन जाए क्योंकि ये बहुमत की सरकार नहीं है। जैसे लगेगा कि ये जो 56 इंच वाले जो है 6 इंच के रह गए जी, तो लोग इनका साथ छोड़ देंगे। और ये पुरानी कहावत है
कि ए वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। हम अगले हफ्ते की बात नहीं कर सकते। 2029 तो बहुत दूर है अभी। Wow, love your viewpoint. राहुल गांधी की पर्सनालिटी का वो पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा भाता है? जिद्दी हैं, हाँ. जो ठान लेते हैं छोड़ेंगे नहीं उसको, कम वाट में। अब उन्होंने ठान लिया सोशल जस्टिस, तो वो लड़ते रहेंगे उसके लिए। देखो उनके ऊपर कितने मुकदमे लग गए। आज की तारीख में बहुत सारे नेता जो है ना डर के मारे अपने घरों में बैठ गए, सड़क पे नहीं निकलते। ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारें करा ली हैं। वो अभी आपके वहाँ दरभंगा गए थे अम्बेडकर हॉस्टल में, वहाँ दलित छात्रों से मिलने FIR हो गई। FIR, CID, आपका ED, पता नहीं क्या क्या, इनकम टैक्स, और कोई होता तो घर में बैठ जाता। जी। और उन्हें पता है कि अगर वो घर में बैठ जाएंगे तो सारे मुकदमे भी वापस हो जाएंगे, ये भी फैक्ट है।